करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसका कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक के सभी टॉपिक में अप्लाई किया जाता है। परसेंटेज काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को हम 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज 1। तो चलिए डिस्कस करते हैं परसेंटेज क्या है। एनी वैल्यू आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर जो भी 100 से लिया जाता है परसेंटेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल x% इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 100। ये परसेंटेज का सिंबल होता है, इससे हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब कि 100 से x। 20% इज इक्वल टू 20 बाई 100। तो इसका मतलब है कि 100 से 20। 80% इज इक्वल टू 80 बाई 100। तो इसका मतलब है 100 से 80। परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है गाइस, परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमिनेटर में हम उस वैल्यू को लेते हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, और डिनोमिनेटर में उस वैल्यू को लेते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है, और इनटू 100। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एक आर्टिकल है ए जिसका वेट है 2 kg। एक आर्टिकल है बी जिसका वेट है 5 kg। हम जानना चाहते हैं वेट ऑफ ए, हाउ मच परसेंट वेट ऑफ बी। ए का वेट बी के वेट का कितना परसेंट है। तो हम किसके बारे में जानना चाहते हैं? ए के बारे में। तो ए के बारे में जानना चाहते हैं तो ए को हम ऊपर लेंगे, डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना चाहते हैं? बी के रेस्पेक्ट में। बी को नीचे लेंगे और इनटू 100 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 40%। बट यहीं पर अगर हमने आपसे ये पूछा होता वेट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट वेट ऑफ ए, तो इस केस में हम किसके बारे में जानना चाहते हैं? बी के बारे में जानना चाहते हैं। तो बी को ऊपर लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना चाहते हैं? ए के रेस्पेक्ट में, और ए को नीचे लेंगे और इनटू 100। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 250%। तो जिसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं उसे हम ऊपर लेते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है उसको हम नीचे लेते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट है जिसके 400 मार्क्स आए हैं। कितने में से आए 400 मार्क्स? 500 से। तो हम जानना चाहते हैं कि उसका कितना परसेंट मार्क्स आया है। तो हम किसके बारे में जानना चाहते हैं? 400 के बारे में। तो जिसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं उसे हम ऊपर लेते हैं और डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में? 500 के रेस्पेक्ट में। तो 500 को डिनोमिनेटर में लेते हैं और इनटू 100 सॉल्व करेंगे गाइस, तो ये कितना आ जाएगा? 80%। तो कितने परसेंट मार्क्स आए हैं उसके? 80% मार्क्स आए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो एकदम सिंपल है, जिसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं उसको हम न्यूमिनेटर में लेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे और इनटू 100। गाइस ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कैसे बनती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। और ये इनटू 100 क्यों होता है हमेशा, ये भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर डिस्कस करते हैं। कोई एक स्टूडेंट है ए जिसके 40 मार्क्स आए हैं, और एक स्टूडेंट है बी जिसके 90 मार्क्स आए हैं। अगर हम आपसे कहेंगे कि बताइएगा इस किसके बेटर मार्क्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि इसके 90 आए, इसके बेटर है। बट ये भी तो देखिए कि कितने में से आए हैं। इसके 40 मार्क्स आए हैं 50 में से, और इसके 90 मार्क्स आए हैं 200 से। ठीक है। तो यहां पर हम ये जानना चाहते हैं कि इनका कितना कितना परसेंट आया है। ठीक है। तो यहां पर आपको समझ आएगा कि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो चलिए ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो ए के जो मार्क्स आए हैं वो 50 में से आए हैं कितने? 40। और हम आपको बता चुके हैं कि जब बात परसेंटेज की होती है तो परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 से कितना आया। अगर 50 से 40 आया है तो 100 से कितना आएगा? 40 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। अब जरा कंपेयर कराइए इस फॉर्मूले से। हम किसके बारे में जानना चाहते थे? 40 के बारे में। तो 40 कहाँ है? ऊपर। किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना चाहते हैं? 50 के रेस्पेक्ट में। तो 50 कहाँ है? नीचे, और इनटू 100। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आप कंपेयर कराएं तो देखिए सेम फॉर्म बन गई है। और आपको ये भी समझ आ गया कि इनटू 100 क्यों होता है, क्योंकि हम फाइंड करते हैं कि 100 से कितना। ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं तो ये कितना आ गया हमारे पास? 80 आ गया। अब 100 से अगर 80 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 80%। ठीक है।
अब एक ये बी के लिए भी चेक कर लेते हैं। देखिए गाइस, हमेशा जरूरी नहीं कि आप उसे कैलकुलेट ही करें तभी आप बताएं, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं पेन से ही सॉल्व किया जाए। जैसे अगर 200 से 90 आया है तो 100 से कितना, अब 200 का अगर आप हाफ करेंगे तो 90 का भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 200 से 90 है तो 100 से कितना 45, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 45%। बट चलिए यहाँ पर हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 200 से कितना आया है 90, तो 100 से कितना 90 डिवाइडेड बाई 200 और इंटू 100। अगर आप यहां पर भी कंपेयर कराते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये भी सेम फॉर्म बन गई है। तो आपको समझ आ गया है कि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसे हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे कैलकुलेट कर देते हैं तो हमें कितना मिल गया ये 45। अब 100 से अगर 45 आया है तो हम जानते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, एनी वैल्यू आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। अब 100 से 45 आया तो हम इसे क्या बोलेंगे 45% आया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम इन 6 पॉइंट्स की हेल्प से समझेंगे। ये 6 पॉइंट्स आपको समझ में आने बहुत जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं पर बेस्ड है, इन्हीं पर आपके क्वेश्चन बेस्ड होते हैं और आप क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ये पॉइंट समझने के बाद आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप डिफरेंस कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कोई एक आर्टिकल है ए जिसका वेट है 60 केजी और एक आर्टिकल है बी जिसका वेट है 75 केजी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है। सेकंड पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितना परसेंट है। एंड पॉइंट नंबर 3 में हमें डिस्कस करना है ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, ए बी से कितना परसेंट कम है। एंड पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस करना है बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, बी ए से कितना परसेंट अधिक है। पॉइंट नंबर 5 में हमें डिस्कस करना है बाय व्हाट परसेंट ऑफ ए शुड बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू बी, ए में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए जिससे कि यह बी के बराबर हो जाए। एंड पॉइंट नंबर 6 में हमें डिस्कस करना है बाय व्हाट परसेंट ऑफ बी शुड बी डिक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू ए, बी में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि यह ए के बराबर हो जाए। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स है। इन्हें समझने के बाद आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन में भी डिफरेंस कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हमने पूछा ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है। तो हमने आपको बताया था जिसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं उसे हम न्यूमिनेटर में लेते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में हमें बताना है उसे डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो यहाँ हम किसके बारे में जानना चाहते हैं, ए के बारे में, कि ए बी का कितना परसेंट है। तो हम ए को ऊपर लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, और बी को नीचे लेंगे और इंटू 100 सॉल्व करेंगे। तो 25 से ये 3 आ जाएगा और 25 से ये 4 और 3 से आ जाएगा ये 20, 20 इंटू 4 यानी 80%। तो ए बी का कितना परसेंट है 80% है। पॉइंट नंबर 2, बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितना परसेंट है। तो इस बार हम किसके बारे में जानना चाहते हैं, बी के बारे में, और बी कितना है 75। तो जिसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं उसे हम ऊपर लेते हैं न्यूमिनेटर में, और किसके रेस्पेक्ट में जानना चाहते हैं, ए के रेस्पेक्ट में, और ए को हम नीचे लेते हैं और इंटू 100। 20 से ये कितना आ जाएगा, 20 से आ जाएगा ये 3 और 20 से ये कितना आ गया 5 और 3 से ये कितना आ जाएगा 25, 25 इंटू 5 125%। तो बी ए का कितना परसेंट है 125% है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, ए बी से कितना परसेंट कम है। तो गाइस हम क्या जानना चाहते हैं, ये ए कितना कम है किससे, बी से। तो बी के रेस्पेक्ट में जानना चाहते हैं तो बी आएगा डिनोमिनेटर में, और ए कितना लेस है 15 लेस है तो 15 आएगा न्यूमिनेटर में और इंटू 100। तो 15 से कितने टाइम्स चला जाएगा 5 टाइम्स
और यहां से आंसर कितना मिल गया हमें 20%। तो ए बी से 20% लेस है। तो क्या गाइस हम ये बोल सकते हैं अगर ए बी से 20% लेस है तो बी ए से 20% ज्यादा होगा, अधिक होगा? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। और ऐसा क्यों नहीं बोल सकते अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट यही है। बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम क्या जानना चाहते हैं कि बी कितना अधिक है, किससे? ए से। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? ए के रेस्पेक्ट में, तो ए कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में। और बी कितना ज्यादा है इससे? 15 ज्यादा है, तो 15 कहां आएगा? न्यूमिनेटर में, और इंटू 100। तो 15 से कितने टाइम्स चला गया? 4 टाइम्स। और आंसर कितना आ गया? 25%। तो गाइस जब हमने आपसे पूछा कि ए बी से कितना परसेंट लेस है तो आंसर आया था 20%। और जब हमने आपसे पूछा बी ए से कितना परसेंट अधिक है तो आंसर आया 25%। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखिए, जब हम आपसे पूछ रहे थे कि ए बी से कितना परसेंट लेस है, ए बी से कितना परसेंट लेस है, तो डिनोमिनेटर में कौन आ रहा था? बी आ रहा था, यानी 75। और जब हम आपसे पूछा है कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है तो डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है? ए। और ए कितना? 60। तो दोनों के आंसर सेम कैसे आ सकते हैं? और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर ए बी से 20% कम है तो बी ए से 20% ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसका रीजन हम आपको दे चुके हैं, यहाँ पर आपको समझ आ गया है। ठीक है, इसके बाद हमने पूछा है नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 5 में, बाय व्हाट परसेंट ऑफ ए शुड बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू बी। ए में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए जिससे कि यह बी के बराबर हो जाए। तो गाइस हमेशा ध्यान रखिए, जब बात इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की होती है तो जिसमें भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है डिनोमिनेटर में वही नंबर लिया जाता है। तो हमें इंक्रीमेंट किस में करना है? ए में। तो डिनोमिनेटर में किसको लेंगे? ए को। और ए कितना है? 60। कितना इंक्रीमेंट करना है कि ये बी के बराबर हो जाए? 15 का इंक्रीमेंट करना है, तभी तो 75 बनेगा। और इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25%। अगर हम ए में 25% का इंक्रीमेंट कर देते हैं तो यह बी के बराबर हो जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए 60 का 25% कितना होगा? 15 ही होगा। अगर 15 आप इसमें ऐड करा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट काफी अप्लाई होते हैं, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 तो बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। ठीक है, और इसमें आप गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब बात इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की होती है तो जिसमें भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है डिनोमिनेटर में वही नंबर आता है। एंड पॉइंट नंबर 6, बाय व्हाट परसेंट ऑफ बी शुड बी डिक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू ए। बी में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि यह ए के बराबर हो जाए। तो गाइस कमी किसमें करनी है, किसमें डिक्रीमेंट करना है? बी में। ठीक है, तो जिसमें भी डिक्रीमेंट करना है डिनोमिनेटर में वही आएगा, 75 आएगा। कितना कम कर देना चाहिए कि 60 हो जाए? तो 15 कम कर देना चाहिए, और इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया? 20%। अगर हम बी में 20% की कमी कर देते हैं तो यह ए के बराबर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 75 का 20% कितना होगा? 15। और 15 माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही जरूरी है, ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन पॉइंट्स पर ही आपके क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अभी हम आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से हम इन पॉइंट्स की हेल्प से अपने क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखने गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 10% टू रिस्टोर इट टू इट्स प्रीवियस वैल्यू, द न्यू प्राइस मस्ट बी डिक्रीज बाय। एकदम सिंपल है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई एक आर्टिकल है जिसके प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट कर दिया गया है, 10% की वृद्धि हो गई है, तो अब उसके प्राइस में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, कितना परसेंट डिक्रीज कर देना चाहिए जिससे कि उसका वही प्राइस हो जाए जो पहला प्राइस था, यानी इनिशियल प्राइस आ जाए।
तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देंगे कि 10% कम कर देना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है अभी आपको समझ आ जाएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसे। हम लेट कर लेते हैं कि उस आर्टिकल का जो इनिशियल प्राइस है, इनिशियल प्राइस 100 रुपीज है। आफ्टर इंक्रीमेंट कितना इंक्रीमेंट हो गया? 10%। तो 100 का 10% कितना होगा? 10। तो प्राइस कितना हो गया? 110। अब अगर आप बोल रहे हैं कि 10% डिक्रीज कर देना चाहिए, तो डिक्रीमेंट किस पर लगाएंगे? करंट वैल्यू पर। करंट वैल्यू कितनी? 110। तो 110 का 10% कितना होगा? 110 का 10% कितना होगा? 11। तो 11 माइनस करने को तो 99 आ जाएगा, बट हमें कितना चाहिए था? 100। इसका मतलब कि 10% डिक्रीज नहीं किया जाएगा। तो फिर कितना परसेंट डिक्रीज कर दिया जाए कि 100 आ जाए? पॉइंट नंबर 6 अभी डिस्कस किया था हमने। देखिए डिक्रीमेंट किस में करना है? 110 में डिक्रीमेंट करना है। कितना डिक्रीमेंट करना कि 100 हो जाए? 10 का डिक्रीमेंट करना है और इंटू 100। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100/11। तो 9 टाइम्स ही कंप्लीट चला जाएगा, तो 9 एंड 1/11%। अगर हम इसमें 9 एंड 1/11% का डिक्रीमेंट करते हैं, तब हमें हमारी ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये था मेथड 1। हम सभी क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय कॉन्सेप्ट एंड बाय ट्रिक। तो अब इसे हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे ये डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड मेथड, हम इसे फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं गाइस। फ्रैक्शन हम अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे फ्रैक्शन के बारे में। आज जितने जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें बहुत ज्यादा फ्रैक्शन यूज नहीं होंगे, छोटे छोटे फ्रैक्शन है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन से इसे कैसे किया जाएगा। तो देखिए प्राइस में क्या हुआ है? इंक्रीमेंट। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? अगर इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 10%। तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेकंड मेथड है हमारा। तो ये कितना आ जाएगा? 10/100 यानी 1/10। तो गाइस अगर यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे? न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड करा देंगे। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, अगर आप 1/11 का डिक्रीमेंट कर देते हैं करंट वैल्यू में, तो आपको आपकी ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। तो करंट वैल्यू क्या है? देखिए 110 है। तो 110 का अगर आप 1/11 फाइंड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। तो 10 माइनस करने पर 100 आ जाएगा, बट हमें आंसर परसेंटेज में देना होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? इंटू 100, क्योंकि आंसर परसेंटेज में देना है। तो आंसर कितना आ गया? 9 एंड 1/11%। यही हमारा आंसर है। ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी आगे चलकर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आगे जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको ये बात समझ आ जाएगी कैसा क्यों कर रहे हैं। तो गाइज ये है हमारा मेथड 2 और ये है मेथड 1। सभी क्वेश्चन दो दो मेथड से किए जाएंगे, बाय कॉन्सेप्ट एंड बाय फ्रैक्शन। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल decrease by 10%. To restore it to its previous value, the new price must be increased by। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि जो आर्टिकल है उसका प्राइस 10% कम हो गया है, तो अगेन वही प्राइस लाने के लिए, ओरिजिनल प्राइस लाने के लिए उस आर्टिकल के प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट कर देना चाहिए। तो गाइस ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि जितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है उतने ही परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने पर हमें हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिलती है। अगर 10% का डिक्रीमेंट हुआ है और हम 10% का इंक्रीमेंट करते हैं तो हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं हमारा इनिशियल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है? 100 है। तो आफ्टर इंक्रीमेंट, इस बार तो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आफ्टर डिक्रीमेंट
प्राइस कितना हो जाएगा 10% डिक्रीज, तो 100 का 10%। गाइस एकदम सिंपल है, किसी भी नंबर का आपको 10% चाहिए तो उस नंबर को डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 10 मिल जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 10% इज इक्वल टू कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 10% की 1/10 होती है। ये सभी फ्रैक्शन भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और किस तरीके से यूज करते हैं ये सारी चीजें भी डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आज हम छोटे ही फ्रैक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर डिक्रीमेंट प्राइस कितना हो गया 90। अब अगर आप ये बोलते हैं कि 10% अगर डिक्रीज हुआ है प्राइस और 10% इंक्रीज कर दिया जाए तो ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए जो आप इंक्रीमेंट करेंगे वो 90 पर करेंगे और 90 का 10% कितना होगा 9 होगा। तो 9 ऐड करने पर तो 99 आएगा, जबकि ओरिजिनल प्राइस कितना 100। ठीक है, तो 10% का अगर डिक्रीमेंट हुआ है तो 10% का ही इंक्रीमेंट करने पर हमें हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो फिर कितना किया जाए, तो मेथड 1, तो इसमें मेथड 1 अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा पॉइंट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, देखिए कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 5 है। किसमें इंक्रीमेंट करना है आपको 90 में। कितना इंक्रीमेंट करना है कि 100 हो जाए, 10 का इंक्रीमेंट करना है और इंटू 100। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया आपके पास 100/9 या 11 एंड 1/9%, ये आ गया है आपके पास। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। मेथड 2 से भी डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए मेथड 2 यानी फ्रैक्शन मेथड। तो हमने आपको बताया था फ्रैक्शन मेथड के लिए क्या करना है आपको, जो भी फ्रैक्शन दिया गया है अगर इंक्रीमेंट है तो माइनस और डिक्रीमेंट, अगर इंक्रीमेंट है तो प्लस और डिक्रीमेंट है तो माइनस। तो यहां पर क्या हुआ है डिक्रीमेंट, अगर डिक्रीमेंट हुआ है तो माइनस, कितना परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है 10%। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये -1/10। तो हमने आपको बताया था कि जो भी न्यूमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे और अगर प्लस साइन है तो ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1/9। अगर आप करंट वैल्यू पर 1/9 का इंक्रीमेंट कर दें तो आपको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जो लेट की थी वैल्यू, अगर आप 90 में 1/9 का इंक्रीमेंट करें तो 90 का 1/9 कितना होगा 10। अगर इसमें 10 ऐड करा दे तो आपको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। तो आप जानते हैं कि 90 का 1/9 यानी 10 ऐड कराने पर ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बट आंसर हमें किस में देना होता है, हमेशा परसेंटेज में, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटू 100। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11 एंड 1/9%। आई होप आपको ये मेथड समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम पैटर्न पर है। वो बोल रहा ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, तो बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी। तो एकदम सिंपल है, उसने ये कहा कि ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है 25% ज्यादा है। तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट लेस है। तो इसे भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट मेथड हम लेट कर लेते हैं, यहां पर लेट किसकी सैलरी लेट करनी चाहिए। आप जानते हैं कि जो ए की सैलरी है वो बी पर डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले हमें बी की सैलरी पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें ए की सैलरी पता चलेगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि बी की जो सैलरी है वो कितनी है 100। अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की सैलरी 25% मोर है, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी 125। अब उसने क्या पूछा है, बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी, बी की सैलरी कितनी परसेंट लेस है ए की सैलरी से। तो ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 गाइस, यही है, यही तो पूछा गया था पॉइंट नंबर 3 में। हम जानना चाहते हैं कि बी कितना परसेंट लेस है किससे, ए से। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो 125 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये कितना लेस है इससे 25 लेस है, और इंटू 100। तो 25 से 5 टाइम्स चला गया और आंसर कितना आ गया 20%। ठीक है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी परसेंट लेस है 20% लेस है।
अब गाइस हम इसे फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उससे पहले क्या देखना है कि लेस है या मोर है। तो हमने आपको बताया था इंक्रीमेंट के लिए प्लस और डिक्रीमेंट के लिए माइनस, उसी तरीके से यहाँ पर मोर के लिए प्लस और लेस के लिए माइनस। तो यहाँ पर ही देख लीजिए आप, उसने क्या कहा है मोर, अगर मोर कहा है तो आप क्या करेंगे प्लस, कितना परसेंट 25%। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है 1/4। अब प्लस साइन है तो न्यूमिनेटर में तो कोई चेंज करना नहीं होता, न्यूमिनेटर एज इट इज, और इस केस में क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 4 + 1 कितना हो गया 5 × 100। तो आंसर कितना आ गया गाइस 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, ठीक है, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 40% लेस है। तो चलिए गाइस इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, इसे भी दोनों ही मेथड से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बाय कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और उसके बाद में बाय फ्रैक्शन। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे देखते हैं। यहां पर भी हम देखेंगे किसकी इनकम किस पर डिपेंडेंट है, ए की इनकम किस पर डिपेंडेंट है बी पर। तो पहले हमें किसकी इनकम पता होनी चाहिए बी की इनकम। तो हम लेट कर लेते हैं यहां पर भी कि बी की जो इनकम है वो कितनी है 100। अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 40% लेस यानी 60। ठीक, अब हमने आपसे पूछा है हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए, बी की इनकम ए की इनकम से कितनी परसेंट अधिक है। तो किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है ए के रेस्पेक्ट में, और ए कितना है 60, तो ए कितना अधिक है इससे 40 और इंटू 100। सॉल्व कर देते हैं इसको गाइस, तो ये कितना आ जाएगा 20 से ये 2 आ गया और 20 से ये 3, तो 200/3। तो आंसर कितना आ गया 66.66%। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए ठीक है, दूसरा मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं, बाय फ्रैक्शन भी सॉल्व करते हैं इसको। बाय फ्रैक्शन, तो गाइस इस बार क्या बोल रहा है वो 40% लेस। अगर लेस है तो क्या करेंगे माइनस, कितना परसेंट लेस है 40%। तो 40% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 40/100, और ये कितना आ जाएगा 2/5। तो हम आपको बता चुके हैं कि न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना, जैसा भी वैसा ही रहेगा, और अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो 5 - 2 कितना आ गया 3। आंसर देना परसेंटेज में तो इंटू 100, और आंसर कितना आ गया 60.66%। आई होप आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने गाइस। नेक्स्ट में उसने बोला इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय 25%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। गाइस वो ये बोल रहा है कि कोई शुगर है जिसके प्राइस में 25% का इंक्रीमेंट हो गया है, तो एक हाउस होल्डर को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि कुल खर्च में कोई बदलाव न आए। तो चलिए गाइस इसे भी हम दो मेथड से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाय कॉन्सेप्ट ही देखेंगे हम इसको भी। फर्स्ट मेथड, ठीक है, तो गाइस हमें सबसे पहले प्राइस लेट करना होगा, तो प्राइस लेट कर लेते हैं। प्राइस और क्या चाहिए हमें क्वांटिटी, तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो गाइस हम लेट कर लेते हैं, जो प्राइस है वो क्या है 10 रुपीज पर केजी है। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, सभी का आंसर सेम ही आएगा। और क्वांटिटी मान लेते हैं पर डे की 10 केजी की खपत है घर में, तो कितना खर्च होता है शुगर पर 10 × 10 100 रुपीज खर्च होता है। बट आज क्या हुआ है प्राइस इंक्रीज हो गया, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 25%। तो 10 का 25% कितना होगा 25% का मतलब क्या है 1/4, तो 10 का 1/4 कितना 2.5 इंक्रीज हो गया। तो न्यू प्राइस कितना हो गया है 12.5 रुपीज पर केजी हो गया है। लेकिन हाउस होल्डर क्या चाहता है
उसका वो चाहता है कि उसका टोटल खर्च ना बढ़े, यानी कि वो अभी भी 100 रुपीज ही खर्च करेगा। जबकि 10 kg अगर वो खर्च करता है, आज भी 10 kg की खपत होती है, तो 125 रुपीज खर्च करने होंगे शुगर पर, क्योंकि अब प्राइस कितना है, 12.5 रुपीज पर केजी है। तो 12.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 125 रुपीज हो जाएगा। तो आज तो 10 kg शुगर नहीं आएगी, तो कितनी आएगी 100 रुपीज में, क्योंकि खर्च तो 100 ही किए जाएंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं कितनी आएगी। 100 डिवाइडेड बाई 12.5 कितनी केजी आएगी, 8 kg आएगी। तो आज तो 8 kg में ही काम चलाना होगा। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी, पहले 10 kg की खपत होती थी और अब 8 kg में ही काम चलाना है। तो देखिए कौन सा पॉइंट आ गया है, पॉइंट नंबर 6 आ गया है फिर से। तो चलिए देख लेते हैं कितना परसेंट डिक्रीमेंट करना होगा। कितना डिक्रीमेंट करना होगा, 2 का डिक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि पहले 10 kg खपत होती थी, अब 8 में ही काम चलाना है। किसमें होगी ये कमी, 10 kg में ही तो कर रहे हैं कमी। पहले तो 10 kg खर्च होती थी और इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया गाइस, 20%। अगर चीनी का प्राइस 25% इंक्रीज हो गया है और हम चाहते हैं कि टोटल खर्च ना बढ़े, तो चीनी की खपत में 20% का डिक्रीमेंट कर देना चाहिए। दूसरे मेथड से भी डिस्कस करते हैं गाइस, फ्रैक्शन मेथड से। तो देखिए फ्रैक्शन मेथड से कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या हुआ है, इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस कितने परसेंट का, 25% का। तो 25% का इंक्रीमेंट हो गया, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, कितना आ गया, 1/4। तो न्यूमिनेटर में नो चेंज, डिवाइडेड बाई, अगर प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस यानी ऐड कर देंगे न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा 5। आंसर किस में देना है, परसेंटेज में, तो इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया, 20%। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर मस्ट इंक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू डिक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, इंक्रीज, प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ था, और इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, डिक्रीमेंट हो गया है। कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हो गया है, 20% का डिक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए जिससे कि कुल खर्च में कोई बदलाव न आए। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर। तो गाइज हम सेम वही लेट कर लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन में लेट किया था, 10 रुपीज पर केजी, क्वांटिटी भी 10 kg, तो टोटल खर्च कितना हो गया, 100 रुपीज। अब क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो गया, सॉरी डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया इस बार, 20% डिक्रीज हुआ। तो 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा। तो 2 का डिक्रीमेंट हो गया है, तो प्राइस कितना हो गया होगा, 8 रुपीज पर केजी हो गया। लेकिन हाउस होल्डर चाहता है कि अभी भी 100 रुपीज ही खर्च किए जाए शुगर पर, जबकि अब सिर्फ 80 रुपीज में ही काम चल जाता। जितनी खपत पहले करते थे अगर उतनी ही करें अभी भी, तो 80 रुपए ही काफी थे। बट वो चाहता है कि अभी भी 100 रुपीज ही खर्च किए जाए। तो अगर 100 ही रुपीज खर्च करने हैं, तो अब तो ज्यादा शुगर आ जाएगी। कितनी शुगर आ जाएगी 100 रुपीज में, तो 100 डिवाइडेड बाई 8 यानी 12.5 kg शुगर आ जाएगी। तो 12.5 kg शुगर आ जाएगी। तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट कर दिया जाए कंजम्पशन में, देखिए कितना इंक्रीमेंट कर दिया जाए, 2.5 kg इंक्रीज कर दिया जाए। ज्यादा खर्च करनी चाहिए अब 2.5। किसमें होगा ये इंक्रीमेंट, 10 kg में होगा और इंटू 100। तो ये कौन सा पॉइंट अप्लाई हो रहा है, पॉइंट नंबर 5। किसमें हो रहा है इंक्रीमेंट, 10 में। कितना करना है, 2.5 का इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया गाइस, 25% आ गया, 25%। ठीक है, अगर चीनी का प्राइस 20% डिक्रीज हो गया है, तो चीनी की खपत में 25% का इंक्रीमेंट कर देना चाहिए। इससे कुल खर्च में कोई भी बदलाव नहीं आएगा।
तो सेकंड मेथड से भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। सेकंड मेथड यानी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए क्या देख रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट? तो क्या हुआ है, डिक्रीमेंट। अगर डिक्रीमेंट हुआ है तो माइनस कितना परसेंट, 20%। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/5। और न्यूमिनेटर जैसा भी वैसा ही रहेगा। और इस बार क्या करेंगे आप इसमें, अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, तो न्यूमिनेटर माइनस होगा डिनोमिनेटर से, तो कितना हो जाएगा ये, 5 - 1 यानी 4 × 100। तो आंसर कितना आ गया, 25%। आई होप आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A salary is increased by 10% and then decreased by 10%. The change in salary is, हम तो हमसे ये बोला जा रहा है कि कोई एक पर्सन है ए, जिसकी सैलरी पहले 10% बढ़ा दी जाती है और फिर 10% घटा दी जाती है। तो बताइए उसकी सैलरी में कितना चेंज आएगा। तो यहाँ पर काफी स्टूडेंट आंसर देते हैं नो चेंज। वो कहेंगे कि पहले 10% बढ़ा दी और फिर 10% घटा दी तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है। देखिए, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ए की ओरिजिनल सैलरी है वो कितनी है, 100 है। अगर ओरिजिनल सैलरी 100 है तो आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, 10% इंक्रीज हो गई तो 110 हो गई है। नाउ अब डिक्रीज कर दी गई तो आफ्टर डिक्रीमेंट कितनी हो जाएगी। तो गाइस डिक्रीमेंट किस पर लगेगा, 110 पर। तो 110 का 10% कितना होगा, 11। तो 11 माइनस करने पे कितनी रह गई, 99। तो ओरिजिनल सैलरी थी 100 और अब करंट सैलरी कितनी है, 99। तो कितनी परसेंट डिक्रीज हो गई है, 1% कम हो गई, क्योंकि 100 पर 1 की कमी आई है, इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1% डिक्रीज हो गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसे भी हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे। सेकेंड मेथड गाइस, नेट परसेंट चेंज से हम करेंगे इसको, नेट परसेंट चेंज। तो गाइस नेट परसेंट चेंज क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो अगर इंक्रीमेंट होता है तो प्लस लेते हैं और डिक्रीमेंट होता है तो माइनस लेते हैं। तो यहां पर पहले क्या हुआ है, 10% का इंक्रीमेंट तो +10। फिर क्या हुआ, 10% का डिक्रीमेंट तो -10। उसके बाद 10 × -10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया, -1। अगर यहाँ माइनस में वैल्यू आती है तो इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट, और प्लस में आती है तो इंक्रीमेंट। और यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है आपको वो डायरेक्ट परसेंटेज में मिलती है। तो सैलरी में कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा, 1% का चेंज आएगा, यानी 1% डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 10% एंड द विड्थ इज इंक्रीज बाई 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। गाइस आपसे कहा गया है कि कोई एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ में 10% का डिक्रीमेंट हुआ है, यानी 10% की कमी हुई है, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा। तो गाइस इसे भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मेथड 1। तो मेथड 1 के लिए, जो मेथड 1 है गाइस ये यूनिवर्सल मेथड है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इससे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पुराना रेक्टेंगल और ये हमारा न्यू रेक्टेंगल। ठीक है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ लेट कर लेते हैं। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं 10 10। आप में से कुछ सोच रहे होंगे तो स्क्वायर बन गया। गाइस स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है गाइस, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया कितना आ गया यहाँ से, 10 इंटू 10 यानी 100 आ गया, ठीक है। नाउ अब क्या चेंज हुआ, लेंथ में 10% का डिक्रीमेंट हो गया। तो 10 का 10% कितना, 1 की कमी हो गई, तो लेंथ कितनी रह गई अब 9। एंड चौड़ाई में क्या हुआ, 20% का इंक्रीमेंट हुआ। तो 10 का 20% कितना होगा, 10 का 20% 2, यानी 2 का इंक्रीमेंट हो गया। तो चौड़ाई कितनी हो जाती है, 12। पहले 10 थी अब 12 हो गई। तो न्यू एरिया कितना आ रहा है गाइस, 12 इंटू 9 यानी 108, ठीक है। ओरिजिनल एरिया था कितना 100 और न्यू एरिया कितना हो गया 108। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 8% का, क्योंकि 100 पर इंक्रीमेंट आ रहा है 8 का, इसलिए हम डायरेक्ट क्या कहेंगे इसे कि एरिया 8% इंक्रीज हो जाएगा। तो एक मेथड तो होता है गाइस ये जो अभी हमने डिस्कस किया, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू लेट कर लीजिए, उसके बाद में जो भी उसने चेंज कहा है वो चेंज कीजिए, वो न्यू वैल्यू फाइंड कर लीजिए और देख लीजिए कितना चेंज आया। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जो इनिशियल वैल्यू वो आपकी 100 आ जाए। इससे फायदा क्या होता है कि आपको परसेंटेज नहीं फाइंड करना होता आगे, क्योंकि जो भी 100 से कम या ज्यादा होगा वही आपका आंसर हो जाता है। अगर आप कोई ऐसी अलग वैल्यू आप लेट करते तो उस केस में आपको आगे चलकर परसेंटेज फिर से फाइंड करना पड़ता, आप डायरेक्ट नहीं बता पाते। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो इनिशियल वैल्यू है आपकी वो 100 आ जाए, इसीलिए हमने 10 10 लेट किया था। हम ये भी कर सकते थे कि इसे 20 और इसे 5 लेट कर लेते, जो आप चाहें लेट कर सकते हैं। बट जो कैल यहाँ पर इनिशियल आंसर है हमारा, यानी जो इनिशियल वैल्यू आ रही है, एरिया आ रहा है वो 100 आ जाता है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है। इसे भी हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड मेथड कौन सा लगाएंगे हम, नेट परसेंट चेंज। नेट परसेंट चेंज, तो क्या है गाइस नेट परसेंट चेंज, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। तो इंक्रीमेंट के लिए प्लस और डिक्रीमेंट के लिए माइनस। तो सबसे पहले क्या हुआ, 10% डिक्रीज तो -10, उसके बाद 20% इंक्रीज तो +20। गाइस यहाँ पर x जो है लेंथ का रोल प्ले कर रहा है और जो y है वो ब्रेथ का रोल प्ले कर रहा है, यानी चौड़ाई का, ठीक है। तो डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू ली जाती है। तो उसके बाद प्लस, और x कितना -10, y कितना +20 और डिवाइडेड बाई 100। तो गाइज हमने इसे सॉल्व किया, यहां से कितना मिला हमें, प्लस में वैल्यू मिली कितनी 8, और हम बता चुके हैं डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया 8% इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस आप इससे भी कर सकते हैं। गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, जहां पर भी सक्सेसिवली वर्क होता है वहां पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2D से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आपका सर्कल है या आपका स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उन सभी क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं एरिया के लिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, ए पर्सन परचेज 3 kg मोर शुगर फॉर 240 रुपीज। फाइंड द न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई एक पर्सन है, वो डेली शॉप पर जाता है और शुगर खरीदता है। कितने की शुगर खरीदता है, 240 रुपए की शुगर खरीदता है। आज भी वो शॉप पर गया और उसने जाकर 240 रुपए 240 रुपीज शॉपकीपर को दे दिए और उससे बोला कि शुगर दे दो। शॉपकीपर जानता था कि पर डे इन्हें कितनी शुगर की नीड होती है, उसने आज भी उतनी शुगर उसे दी और उसे पैसे वापस करने लगा। क्यों वापस कर रहा है, क्योंकि आज शुगर सस्ती हो गई थी और ये बात वो पर्सन नहीं जानता था, बट शॉपकीपर ईमानदार था तो 20% अमाउंट उसे वापस कर रहा था। बट उस पर्सन ने वो अमाउंट नहीं लिया शॉपकीपर से और उससे क्या बोला कि ऐसा करो कि इन पैसों की भी आप हमें शुगर दे दो। तो उस शॉपकीपर ने वो पैसे रख लिए और उसके बदले में 3 kg शुगर, 3 किलो शुगर और दे दी।
तो गाइस क्वेश्चन समझ आ गया आपको? तो एकदम सिंपल सी बात है, अगर हमें ये पता चल जाए कि शॉपकीपर उस पर्सन को कितने पैसे वापस कर रहा था तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पैसे वो वापस कर रहा था उन्हीं पैसों के बदले में उसने 3 किलो शुगर दी थी। तो कितने पैसे वापस कर रहा होगा? जितनी शुगर सस्ती हुई है। कितनी सस्ती हुई है? 20%। तो इसका मतलब वो 240 का 20% अमाउंट वापस कर रहा था। तो 240 का 20% अमाउंट कितना होगा? 48। तो वह उसे 48 रुपीज वापिस कर रहा था। ठीक है, उसने 48 रुपीज नहीं लिए, जिसके बदले में उसने 3 किलो शुगर दे दी। तो 3 kg शुगर कितने की? 48 रुपीज में दी। तो 1 kg शुगर कितने की है? 48 डिवाइडेड बाई 3 कितनी आ जाएगी? 16 रुपीज पर केजी। तो ये कौन सा प्राइस आ गया? न्यू प्राइस आ गया, 16 रुपीज पर केजी, न्यू प्राइस। हमें क्या बताना है यहाँ पर? ओरिजिनल भी बताना है। तो ओरिजिनल प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करना है हमें? लेट कर लेते हैं, दो मेथड से बता सकते हैं ओरिजिनल प्राइस। तो लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर कितना है? एक्स। अगर ओरिजिनल प्राइस एक्स है तो क्या हुआ प्राइस में? 20% का रिडक्शन हो गया, कमी हो गई है। तो अब कितना रह गया होगा? ये 80%। 80% इज इक्वल टू कितना? न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस कितना है? 16। तो ये इसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इंटू 80% का मतलब 4/5। तो ये कितना आ जाएगा? x इंटू 4/5 इज इक्वल टू 16। तो 4 से ये कितना? 4, और 4 इंटू 5 20। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 रुपीज पर केजी आ गया। तो ये कौन सा प्राइस आ गया गाइस? ओरिजिनल प्राइस आ गया। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस है 20 रुपीज पर केजी और न्यू प्राइस है 16 रुपीज पर केजी। बट अभी हमने आपसे कहा था कि हम इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे मेथड से भी बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप, अगर आप ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना चाहते हैं, यानी फ्रैक्शन से। तो गाइस देखिए प्राइस में क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो यानी माइनस कितने परसेंट का? 20% का। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया? 1/5 आ गया है। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो कैसी वैल्यू होती है? ओरिजिनल। ठीक है, देखिए आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये क्या, एक पिज्जा है और इसके कितने पीस हैं? 6 पीस हैं। ठीक है, इसका एक पीस आपने खा लिया है। अब हमने आपसे पूछा कि बताइए इसका कितना भाग आप खा चुके हैं, तो आप क्या बताएंगे? इस पिज्जा का कितना पार्ट आप खा चुके हैं, तो आप क्या आंसर देंगे हमें? आप यही बोलेंगे ना कि 1/6। 1 कौन सा? जो आप खा चुके हैं, और डिवाइडेड बाई टोटल कितने पीस है? टोटल 6, तो डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो आपने 1/6 पार्ट इसका खा लिया है। अगर हम आपसे पूछते हैं बताइए इसका कितना पार्ट रिमेनिंग है, तो कितना पार्ट रिमेनिंग है? 5 पार्ट बचे हुए हैं इसके, तो 5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारा जो मैक्सिमम फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना होता है? 1। और क्या पता चलता है कि डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है। देखिए 6, यहां पर भी 6 है और यहां भी 6 है, और 6 क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, और ऊपर क्या आता है? जो भी चेंज किया जा रहा है। हमने अगर आपसे पूछा आपने कितना खा लिया, तो आपने वो पार्ट लिया ऊपर। हमने पूछा कितना बचा हुआ, तो आपने रिमेनिंग पार्ट लिया। बट डिनोमिनेटर में दोनों ही केस में ओरिजिनल वैल्यू आई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 है ये क्या है? ओरिजिनल। तो ओरिजिनल 5 है, और 1 का क्या हुआ है? इसमें कमी हो गई है, डिक्रीमेंट हो गया है। तो बताइए न्यू प्राइस कितना? 5 - 1 4 होगा ना, 4। बट यहां पर कितना बताया गया है? न्यू प्राइस 16। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 16। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 20। तो 20 रुपीज
पर केजी आ जाएगा। ठीक है, तो 20 रुपीज पर केजी क्या आ गया है हमारे पास, ओरिजिनल आ गया। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस बार इंक्रीमेंट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन में डिक्रीमेंट हुआ था और इस बार इंक्रीमेंट हो गया है। कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया, 20% का इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, वो ये बोल रहा है एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल, ए पर्सन परचेज 2 एप्पल लेस फॉर 24 रुपीज, फाइंड द न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन एप्पल। तो गाइस एकदम सिंपल है, कोई एक पर्सन है वो पर डे 24 रुपीज के एप्पल परचेज करता है। आज भी वो शॉपकीपर के पास गया और उसने 24 रुपीज उस शॉपकीपर को दे दिए, बट आज उस शॉपकीपर ने उसे 2 एप्पल कम दिए, 2 एप्पल कम दिए। तो उस पर्सन ने उससे पूछा कि 2 एप्पल कम क्यों दिए आपने, तो उसने बताया है कि आज प्राइस 20% इंक्रीज हो गया है। अगर आप 2 एप्पल और लेना चाहते हैं तो आपको 24 का कितना परसेंट यानी 20% अमाउंट और देना होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, यहाँ पर हमें ये पता करना है कि 24 का 20% कितना होता है, क्योंकि वो 24 का 20% ही तो लेना चाहता है। अगर वो 24 का 20% उसे दे देता है तो वो 2 एप्पल और दे देगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि 2 एप्पल कितने के आते हैं। तो 24 का कितना पता करना हमें, 20%। तो ये कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। तो 4.8 रुपीज के 2 एप्पल है, तो 1 एप्पल कितने का, यानी 2 एप्पल कितने के हैं, 4.8 रुपीज के। तो 1 एप्पल कितने का है, 2.4 रुपीज का। तो ये कौन सा प्राइस आ गया हमारे पास, न्यू प्राइस आ गया। अब हमें पता करना है ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। फिर से हम 2 मेथड से कर सकते हैं, लेट ओरिजिनल मेथड, लेट ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है, एक्स लेट कर लेते हैं। तो इस बार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 20%। तो हर एक नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 20% का अगर इंक्रीमेंट हो गया है तो प्राइस कितना हो गया होगा, यानी एक्स कितना हो गया, 120% हो गया। अब ये कौन सा प्राइस है, न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस तो हमें गिवन है, पहले ही हम फाइंड कर चुके हैं, कितना 2.4 है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2.4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 120% का मतलब कितना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6/5। तो 6/5 इज इक्वल टू कितना, 2.4। तो 6 से ये 4 आ जाएगा, और यानी 0.4 और 0.4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 2 रुपीज। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 रुपीज। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चला ओरिजिनल प्राइस, कि ओरिजिनल प्राइस कितना है एप्पल का, 2 रुपीज पर एप्पल है। इसे भी हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहां पर फिर से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हुआ है, इंक्रीमेंट कितना परसेंट का, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। हम बता चुके हैं कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो ओरिजिनल होता है। तो ये ओरिजिनल है और 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो न्यू प्राइस कितना हो गया, 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी बताई गई है, 2.4। हमें तो ओरिजिनल प्राइस चाहिए, तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2.4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5। आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रुपीज। यानी जो न्यू प्राइस है पर एप्पल वो 2 रुपीज आ गया है। तो गाइस दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही क्वेश्चन हो चुके हैं। एग्जाम में ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, यानी पास होने के लिए उसे 40% मार्क्स लाने होंगे। ए कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स,
किसी एक कैंडिडेट के 220 मार्क्स आए और वह 20 मार्क्स से फेल हो गया, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो बताइए उस एग्जाम के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 40%। 40% मार्क्स चाहिए, बट उस कैंडिडेट के कितने आए हैं, 220 मार्क्स। अगर उसे 20 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता है, क्योंकि वो 20 मार्क्स से फेल हो गया। तो चलिए उसे 20 मार्क्स दे देते हैं और पास करा देते हैं। तो ये क्या हो गए हैं उसके पासिंग मार्क्स, और ये भी क्या है, पासिंग मार्क्स। तो इससे हमें क्या पता चला कि 40% की जो वैल्यू है वो 220 प्लस 20 के इक्वल है। तो इसका मतलब 40% इज इक्वल टू कितना है, 240। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 डिवाइडेड बाई 40 और इंटू 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 600। तो उस एग्जाम के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए गाइस, 600 आ गए। ठीक है, 600 मैक्सिमम मार्क्स है। तो एकदम सिंपल है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ए कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स फेल्स बाय 10 मार्क्स। इस बार दो कैंडिडेट हैं। ठीक है, पहले कैंडिडेट ने कितना वोट किया, 20%, और कितने से फेल हो गया, वह 10 मार्क्स से फेल हो गया। जबकि दूसरा कैंडिडेट है, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 45% गेट्स 5 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। दूसरे कैंडिडेट ने 45% मार्क्स वोट किए, जो कि पासिंग मार्क्स से 5 मार्क्स ज्यादा है। तो हमसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स हमें बताने हैं। तो गाइस सेम मेथड से सॉल्व करते हैं इसको भी। दो कैंडिडेट हैं ए एंड बी। तो ए ने कितने वोट किए, 20%, और कितने से फेल हो गया, 10 मार्क्स से। अगर इसे 10 मार्क्स मिल जाते तो पास हो जाता, हमने इसे 10 मार्क्स दे दिए और पास करा दिया। दूसरे कैंडिडेट ने कितने वोट किए, 45%, और कितने ज्यादा वोट कर लिए इसने, 5 मार्क्स ज्यादा वोट कर लिए। तो इसके पास जो एक्स्ट्रा है वो इससे वापस ले लेते हैं। तो ये ए के पासिंग मार्क्स और ये बी के पासिंग मार्क्स, एक ही एग्जाम की बात हो रही है, तो दोनों के लिए पासिंग मार्क्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए इक्वल का साइन लगा दिया हमने, इक्वल करा दिया दोनों को। ठीक है, तो 20% को इधर ले जाते हैं और 5 को इधर ले आते हैं। तो जब ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 15। और ये 20 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी है, 25% की वैल्यू है 15। और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% इज इक्वल टू कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाई 25 और इंटू 100। तो कितना आ जाएगा, 60। तो उस एग्जाम के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने, 60 हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट who gets 20% of the maximum marks fails by 5 marks। पहले कैंडिडेट ने 20% वोट किया और 5 मार्क्स से फेल हो गया। एंड अनदर स्टूडेंट हु स्कोर 30% of the maximum marks gets 20 marks more than the passing marks। जबकि दूसरे स्टूडेंट ने 30% मार्क्स वोट किए, जो कि पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स अधिक हैं। द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर द पासिंग एज। तो पास होने के लिए जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो कितना परसेंट है, ये हमें बताना है। तो गाइस इसे भी हम सेम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ए और बी दो स्टूडेंट हैं, पहले ने कितना परसेंट वोट किया, 20%। दूसरे ने कितना वोट किया, 30%। पहला कितने मार्क्स से फेल हो गया, 5 मार्क्स से। अगर इसे 5 मार्क्स मिल जाए तो ये पास हो जाएगा, हमने इसे 5 मार्क्स दे दिए और पास करा दिया। दूसरे के पास कितने एक्स्ट्रा हैं, 20 मार्क्स ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो इससे हमने 20 मार्क्स वापस ले लिए हैं। ये ए के पासिंग मार्क्स, ये बी के पासिंग मार्क्स।
एक ही एग्जाम की बात हो रही है तो दोनों के लिए पासिंग मार्क्स सेम होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए इक्वल साइन लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि 20% को इधर ले जाए और ये 20 इधर ले आते हैं। तो जब ये 20 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 + 20 यानी 25 हो जाएगा। और ये 20 जब इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, हमें तो परसेंटेज में देना आंसर, यानी कि ये कितना परसेंट है ये हमें बताना है। तो 20 तो है ही, बस हमें ये पता चल जाए कि 5 मार्क्स की वैल्यू कितने परसेंट के इक्विवेलेंट है, वो यहां रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 मार्क्स 10% के इक्विवेलेंट है, तो 5 मार्क्स कितने परसेंट के इक्विवेलेंट होंगे, 10 / 25 × 5। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 2% आ गया, यानी कि 5 मार्क्स इक्वल है किसके 2% के। ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज कितना आ गया है, पासिंग परसेंटेज कितना आ गया 20% और प्लस 2%, तो हमारा आंसर कितना हो गया है 22%। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइस बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से काफी इजीली हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। बाकी और भी बहुत सारे मेथड है, बट ये सबसे बेस्ट मेथड है, इस तरीके से कोई कैलकुलेशन नहीं होती और इजीली आंसर आ जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से फ्रैक्शन को अप्लाई किया जाता है। फ्रैक्शन आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन काफी इजी हो जाते हैं। आज हमने जो फ्रैक्शन यूज किया वो बहुत छोटे फ्रैक्शन थे, तो उसमें बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं थी, बट आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो काफी टफ क्वेश्चन होंगे और उनकी कैलकुलेशन भी काफी टफ होगी। तो फ्रैक्शन की हेल्प से हम उन्हें काफी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। आप देखेंगे जो आपको लगता है कि काफी टफ क्वेश्चन है, अगर आप फ्रैक्शन यूज करते हैं तो वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं और कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी होती है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो अभी आगे 2 से 3 वीडियो और आएंगे परसेंटेज पर, हम पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी डिस्कस किए जाएंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू।